हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। मेरा नाम संदीप खरे है और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि विलेयता कहलाएगी। तो और फिर हमारा जो क्वेश्चन है नोट्स के अकॉर्डिंग वो है, गैसों की द्रवों में विलेयता से आप क्या समझते हो? इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे नोट्स भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये नोट्स हैं जिनको आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है, लेकिन आप ये कैसे लिख पाओगे इसके लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। फिर आप उसका स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं या पहले से ही आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये मैंने आपके सामने कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको साइड में लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। तो चलिए अब हम गैसों की द्रवों में विलेयता को समझने से पहले ये समझेंगे कि विलेयता क्या होती है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे विलेयता। विलेयता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक, यहाँ पे एक विलायक है। मान लो ये पानी है आपके पास। विलायक के रूप में आपके पास क्या है? पानी। अब इसमें आप पानी की जो मात्रा है, हम मान लेते हैं कि आपके पास पानी की मात्रा है 5 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए विलेयता क्या है। और इसमें हम कुछ विलेय मिलाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि विलेय भी आप समझ जाओगे कि क्या है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हम इसमें कुछ विलेय ले लेते हैं और विलेय के तौर पर हमारे पास है NaCl यानी कि नमक। तो इसमें हम ये मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमने इसमें पहले 2 ग्राम मिलाया, तो 5 लीटर पानी है और 5 लीटर पानी के अंदर अगर हमने 2 लीटर अगर नमक मिलाया है, 2 ग्राम, सॉरी, 2 ग्राम यदि हमने इसके अंदर नमक मिलाया है तो कौन सा विलेन बनेगा? तो आपका आंसर होगा सर तनु विलेन बनेगा। तनु विलेन क्यों बनेगा? क्योंकि विलेय बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो कौन सा विलेन बना देगा? तनु विलेन। मतलब पानी जो विलायक था वो NaCl के साथ मिलकर एक तनु विलेन इसने बना दिया। अब इसको थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, हम अभी और मिलाएंगे इसमें। और हमने डायरेक्ट इसमें बना दिया 50 ग्राम, इसमें मिला दिया 50 ग्राम। कितना मिला दिया? 50 ग्राम। या फिर हम इसको और हाई लेवल पर ले जाते हैं और हमने इसमें मिला दिया 200 ग्राम, अब और ज्यादा मिला दिया। तो जैसे ही हमने 200 ग्राम इसके अंदर डाल दिया, तो ये जो विलायक है इसमें ये 200 ग्राम जब नमक जाएगा तो ये कौन कौन से प्रकार का विलयन बनाएगा? तो आंसर है संतृप्त विलयन बना लेगा, कि अब इसमें और विलय नहीं घोला जा सकता। तो 200 ग्राम नमक इसमें इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा विलयन बन गया बताओ? तो संतृप्त विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन होगा? संतृप्त विलयन। तो हम इसको यहाँ पे हेडिंग लगा के लिखेंगे, ये जो विलयन बन गया है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अब इसमें हम विलेयता निकाल सकते हैं। जब कोई संतृप्त विलयन है जिसमें और अधिक अब विलेय नहीं घोला जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे? इस विलेय को अलग कर देंगे कि अब इसमें और अधिक विलेय हमें नहीं डालना है। तो हमने इसको साइड में रख दिया, इसको हमने क्या कर दिया? साइड में रख दिया। ठीक है, कि हम इसमें और अधिक विलेय अब नहीं घोलेंगे। सॉरी, तो अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, मान लो इस पर क्रॉस लगा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि अब इसमें विलेय अब नहीं घोलना। तो ये कौन सा विलयन बना? संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन में यहाँ पे 5 लीटर है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है घेरा, ये 1 लीटर का है। ऐसे 5 लीटर है, तो हमने क्या किया? 1 लीटर आयतन चुना। ये देखो, ये 1 लीटर आयतन चुना। अब 1 लीटर आयतन में
1 लीटर विलायक भी होगा, इसमें विलेय भी होगा। तो 1 लीटर विलायक में जितना नमक घुला होगा, मतलब 1 लीटर पानी में जितना नमक घुला होगा संतृप्त अवस्था में, उसे हम कहेंगे विलेयता। तो अपन लिखेंगे कि किसी पदार्थ की, मतलब नमक की, वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के 1 लीटर आयतन में घुली हुई होती है। समझ में आया कि नहीं? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, नमक की वह अधिकतम मात्रा जो किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर विलायक में, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, अधिकतम मतलब 200 ग्राम, जरूरी नहीं है 200 ग्राम ही हो, क्योंकि 200 ग्राम तो पूरे 5 लीटर में है। तो 1 लीटर के अंदर वह अधिकतम मात्रा हो सकती है 40 ग्राम हो सकता है कि 20 ग्राम हो, तो वो उसकी विलेयता होगी, कि अपन बोलेंगे कि नमक के घुलने की क्षमता इतनी ही है कि वो 1 लीटर विलायक में इतना ही घुलता है, इसे हम विलेयता कहेंगे। तो क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है, ध्यान से समझो। किसी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर विलायक में घुली हुई होती है। फिर से समझो, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, मान लो इसके अंदर कितना घुला है 1 लीटर विलायक में, मान लेते हैं कि 40 ग्राम घुला है, तो इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि 40 ग्राम 40 ग्राम नमक किसमें है, 1 लीटर 1 लीटर विलायक में है। कौन से विलयन में, संतृप्त विलयन में। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, इसमें नमक कितना है 40 ग्राम, तो ये उस नमक की अधिकतम मात्रा है जो किसी संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन आपके सामने है, तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर, निश्चित कर दिया क्योंकि जो विलायक है उसका आयतन निश्चित होना चाहिए, तो हमने कितना माना 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितना 1 लीटर। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर विलायक में उपस्थित होती है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं? ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। फिर उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको साइड से कर दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम हेडिंग डालते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पात्र ले लेंगे, ये देखो। अब इसमें हमें गैस मिलानी है, तो यहाँ पे हम गैस बना लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, गैस। ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है, गैस है। तो गैस इसके अंदर विलेय होती है, तो कितनी गैस विलीय हुई ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि जैसे मान लो ये विलायक है, सबसे पहले जो कंडीशन है वो आपको एसटीपी रखनी होगी, एस टी पी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर, और पी का मतलब प्रेशर, तो एंड प्रेशर। अगर हम बात करें विलेयता, तो विलेयता की इकाई क्या होती है उसको भी समझ लो। जो इकाई है विलेयता की वो होती है ग्राम प्रति लीटर, कितने ग्राम पर लीटर में, ग्राम प्रति लीटर इसकी इकाई होती है।
और इसको हम मोल प्रति लीटर भी बोल सकते हैं विलेयता के लिए। मोल प्रति लीटर इसकी इकाई है कि कितने मोल, कितने पर लीटर में कितने मोल हैं, तो वो भी विलेयता को प्रेजेंट करती है। अब गैस की द्रवों में विलेयता देख लेते हैं। तो अब इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन हमने एसटीपी रखी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है आपको मालूम है, 298 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर, ये आपको याद रखना है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब। ये एसटीपी कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इसके अंदर गैस विलय करनी है, तो विलायक जो है, ये गैस क्या होगी, विलय। और जो कोई द्रव है, या मान लेते हैं पानी है, ये क्या होगा, विलायक। तो इसमें गैस घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब गैस इसमें घुल जाएगी, तो वो बना लेगी संतृप्त विलयन। ठीक है, इसमें गैस घुलती जा रही है और क्या बना लिया, संतृप्त विलयन। तो इसको बोलेंगे, इसने क्या बना लिया है, संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन जब बना लिया है, तो अब अपन देखेंगे विलायक के एक निश्चित आयतन में, बिल्कुल वैसा ही है। विलायक का एक निश्चित आयतन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे विलायक का एक निश्चित आयतन, जैसे कि मान लो कि ये निश्चित आयतन हमने मान लिया 1 लीटर। ठीक है, कितना माना बताओ, 1 लीटर। मैं इसको रेड कलर से ही बना देता हूँ। ये मान लो, ये हमने मान लिया कितना है, 1 लीटर। इसको हमने छायांकित कर दिया। ये विलायक का 1 लीटर, 1 लीटर, ये वाला हिस्सा, ये कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलायक में जितनी विलेय अधिकतम गैस जो है, जितनी घुली होगी, उसे गैसों की द्रवों में विलेयता कहेंगे। टेम्परेचर वगैरह ये सब उतना ही रहेगा। तो किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो एसटीपी पर किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर विलायक में घुली हुई होती है। समझ में आया कि नहीं, एसटीपी पर किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा, किसी गैस का वह अधिकतम आयतन भी बोल सकते हैं, क्योंकि गैस का परिवर्तित आयतन होता है, जैसा कि नोट्स में भी लिखा है। तो ये गैस का वह अधिकतम आयतन जो किसी संतृप्त विलयन के, जो उसी संतृप्त विलयन की, समझ में आया कि नहीं, जिसमें वो गैस घुल रही है। तो विलायक के 1 लीटर, विलायक के कितने, 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में घुली हुई होती है। तो इसे बोलते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। तो ये गैस इसमें यहाँ पे विलेय रहती है ऐसी। और इसको मतलब कि ये गैस कभी कभी कम विलेय होती है, कभी कभी ज्यादा विलेय होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले ये भी हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। इतना तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने रख लिया। अब देखो, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला है गैस या द्रव की प्रकृति, ये पहला है। अब इसको कैसे समझोगे, गैस या द्रव की प्रकृति। तो देखो, इसको समझने के लिए सिंपल है कि अलग अलग गैसें अलग अलग विलायकों में अलग अलग तरीके से घुलती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये पानी है, ये क्या है, पानी, यानी कि वाटर, H2। तो इसके अंदर ये चूंकि ध्रुवीय विलायक, याद रखिएगा, ये कौन सा विलायक है, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। तो ये ध्रुवीय विलायक है। तो इसमें क्या होगा कि ध्रुवीय गैसें ही
ज्यादा घुलनशील रहेंगी। ध्रुवीय गैस है जैसे कि HCl या अमोनिया, ये ध्रुवीय गैसें कहलाती है। तो ये अगर पानी के संपर्क में आती है तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ऐसे घुलेंगी, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा घुलेंगी, ये भी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर घुलेगी, ऐसे ज्यादा से ज्यादा इसमें डिसॉल्व होती जाएंगी। तो ये पानी के अंदर कैसी होती है, ये वाली गैस है अत्यधिक घुलनशील। अब वहीं दूसरी ओर अगर इनको कोई दूसरा विलायक मिले, अगर इनको कोई दूसरा विलायक मिले, जैसे मान लो इनको मिल गया ये वाला, ठीक है, ये मान लो हमने यहाँ पे एक और विलायक लिया है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये देखो, ये हमने एक और विलायक लिया। अब मान लेते हैं कि ये जो अपना है ये बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, C6H6 होता है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। ये कौन सा विलायक है बताओ जल्दी से, अध्रुवीय विलायक। तो इसमें क्या होगा, अध्रुवीय विलायक में ये ध्रुवीय गैसें नहीं घुलेंगी, ध्रुवीय गैसें हैं ये। कौन सी गैसें हैं, ध्रुवीय गैसें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये कौन सी गैसें हैं, ध्रुवीय गैसें। तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होती है। ध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन हो गया, या फिर आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये भी हो सकता है। मतलब जिनमें कार्बन होता है, ऐसे समझ लो आप ट्रिक बनाने के लिए, तो जिनमें कार्बन होता है उनमें, उन्हें बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। उन्हें क्या बोलते हैं, अध्रुवीय विलायक। और उनमें वही गैसें घुलती हैं जो अध्रुवीय, जैसे कि इनके अंदर कौन कौन डिसॉल्व हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये गैसें अगर इसके अंदर घुलना चाहेंगी तो बड़ी आसानी से घुलेंगी, ऐसे एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है, ऐसे घुलेंगी। नाइट्रोजन इसके अंदर आएगी तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी इसमें अंदर घुल जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन पानी के अंदर अगर बात करें, पानी के अंदर ये जाएगी, अगर इसको ऑक्सीजन को, अगर इसको किसको, अगर ऑक्सीजन को बोला जाए कि ये है पानी और ये है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को बोला जाए कि पानी के अंदर घुलो, तो ये क्या करती है, बहुत कम ही घुलती, बहुत कम, ठीक है। तो ये इसके अंदर कम घुलती है। ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर आप लिखोगे, क्योंकि जो पानी है, पानी कैसा है बताओ, पानी ध्रुवीय विलायक है। पानी कैसा है, ध्रुवीय विलायक है। जबकि ऑक्सीजन एक अध्रुवीय गैस है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, याद रखिएगा। तो इससे नहीं घुलती। जबकि ऑक्सीजन को यदि बेंजीन के लिए बोला जाए तो फटाफट से घुल जाएगी। तो देखो, इसमें नहीं घुल रही है तो इसमें विलेयता कम हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन घुल रही है तो इसमें विलेयता अधिक हो जाएगी। तो विलेयता प्रभावित हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा घुल रहा है, यहाँ कम घुल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा घुल रहा है। तो यहाँ पे विलेयता कैसी हो जाएगी, अधिक। तो इसलिए लिखा है कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विलेयता को देखो, गैस, नेचर ऑफ गैस, ऑक्सीजन है कि HCl है, फिर द्रव, द्रव भी ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। तो इसके बारे में नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था प्रभावित करने वाले कारक में। अब इसके बाद इसका जो है दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट भी मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं, ये पूरा साइड में नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट पेज यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें ये नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको वापस से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ एक दो चीजें मिटाएंगे ताकि ये पूरा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, ये हो चुका है, इसको हमने ऊपर रख दिया। अभी आपको समझा दिया है ना, तो ऊपर रख सकते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक है ताप, ठीक है। ताप मतलब टेम्परेचर। तो ये क्या होता है इसको समझो। जैसे अपने पास अगर कोई यहाँ पे विलायक है, ठीक है, ऐसे समझना ये कोई क्या है, विलायक। अब इसके अंदर कोई गैस घुली हुई है, कोई गैस इसके अंदर घुली हुई है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम बर्नर की सहायता से गर्म करने लग जाएं। मतलब यहाँ पे हम एक बर्नर बना दें, ये देखो आप, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक ज्वाला बन रही है, ये देखो। तो इसके अंदर जो गैस घुली है वो क्या करेगी, अभी इसमें विलेयता अधिक होगी, मान लो इसके अंदर ज्यादा गैस घुली है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो जो वो गैस है वो बाहर की ओर ऐसे भाप बनने लगेगी, ऐसे, और बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगे ऊपर ऐसे गैस। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आया कि ताप को यदि बढ़ाते हो तो विलेयता क्या हो जाती है, विलेयता क्या हो जाती है, विलेयता घट जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई पदार्थ मिलाया गया है, इसके अंदर कोई पदार्थ मिलाया गया है, जैसे मान लो ये कोई बीकर है, बीकर के अंदर कोई पदार्थ मिलाया गया है, पदार्थ मिलाते समय इसमें जो विलेय हुआ है, विलेय होने से ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, तो ये कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओगे बर्नर की सहायता से तो और ज्यादा ये घुलता जाएगा, ये और ज्यादा विलेय होता जाएगा। लेकिन गैसों के केस में विलेयता कम ही होती है। लेकिन अगर कोई पदार्थ मिला रहे हैं और अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि मिलाते ही टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होने लग हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा टेम्परेचर, पदार्थ मिलाते ही पूरे विलयन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो अब और ताप दोगे तो और ज्यादा विलेयता होगी। और अगर वो पदार्थ मिलाया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब जैसे ही पदार्थ मिलाया तो टेम्परेचर में कमी आ गई, वो पदार्थ आया, तापमान घट गया, तो तापमान बढ़ाओगे तो वो पदार्थ वापस चला जाएगा, तो विलेयता घटेगी। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, विलेयता घट जाती है, ये याद रखना, ये जरूरी रहता है नॉलेज। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो विलेयता क्या होने लगती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ती जाती है। ये दो पॉइंट याद रखना, ये पदार्थ के लिए है, गैस के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए एक्स्ट्रा में। तो अब ये बताओ आप कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता जो है वो घटती है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो ज्यादा सिंपल भी है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। और नोट्स आपको क्या करने हैं, नोट्स आपको अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में जल्दी ही मिल जाएंगे, तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, नोट्स के साथ में। और जो नोट्स हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो नोट्स हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिखे आपको। इस एक तो क्या होता है ना कि इसके ऊपर जो है, ये देखो आप, जब तक मैं टच करके रहूंगा तब तक आपको ये साफ दिखेंगे। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक गैस तथा द्रव की प्रकृति, जैसे ध्रुवीय गैस है HCl3 NH3CO2, ये सब लिखा है डिटेल में। अत्यधिक घुलनशील होती है, इसके विपरीत विलायक के साथ क्रिया न करने वाली गैस है जैसे O2 N2, ये कैसी होती है, इनकी घुलनशीलता थोड़ी सी कम रहती है, यानी कि O2 N2 की। तो पूरा लिखा है, आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पूरा लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब ये स्क्रीनशॉट के लायक नहीं रहा,
क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहूंगा और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलो। अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया हो, नहीं लिया है तो पीडीएफ में मैं बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा नोट्स का, तो एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ताप के बारे में भी पढ़ लिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब तीसरी जो हेडिंग है वो है अशुद्धियां, कि अशुद्धियों पर विलेयता की क्या कंडीशन होती है। तो हेडिंग डालेंगे अशुद्धियां। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, इसलिए। अशुद्धियां, तो जैसे मान लो अपने पास कोई विलायक है, इसमें अगर पहले से ही, अगर इसमें पहले से ही कुछ घुला हुआ है, अगर इसमें पहले से ही, जैसे मान लो ये पानी, और पानी के अंदर अगर कोई गैस हम मिला रहे हैं, जैसे पानी के अंदर हमने मिलाया कोई भी गैस, ठीक है, जैसे CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस, इसके अंदर मिलाया, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने पानी लिया, लेकिन इसमें इस बार हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया, पहले नमक मिला दिया, इसमें थोड़ा सा हमने इसमें नमक मिला दिया, ये समझो, इसमें हमने क्या मिला दिया, नमक। और अब हमने CO2 डिजोल्व की इसमें, अब हमने क्या की, CO2 को इसमें मिलाया, तो CO2 की जो विलेयता है वो अब कम रहेगी। कैसी रहेगी, कैसी रहेगी बताओ। तो CO2 की जो विलेयता है वो अब रहेगी कम, पहले कैसी थी, ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो है, इसमें अशुद्धि है ही नहीं कुछ, इसमें नमक के रूप में अशुद्धि आ गई। तो शुद्ध विलायक में गैसें आराम से विलय होती हैं, मतलब गैसों को साफ सफाई पसंद है। गैसों को क्या पसंद है, साफ सफाई। कि अगर विलायक शुद्ध होगा तो गैसें उसमें क्या आ जाएंगी, उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगी, आसानी से विलय हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी ओर गैसों में कुछ मिला हुआ है तो वही गैसें फिर उतनी विलय नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, टेम्परेचर में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके उसमें एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, ये देख, जैसे इस जैसे इस चित्र को यदि हम ध्यान से देखें, या पूरे को ही मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे कोई बीकर है, और बीकर के अंदर अगर ताप बढ़ाते हैं, जैसे मान लो ये पानी, क्या है ये पानी, तो पानी में ऑक्सीजन वैसे कम घुलती है, ऑक्सीजन पानी के अंदर कम घुलती है, क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायक है और ऑक्सीजन अध्रुवीय गैस है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन घुली है ये भी कम होने लगती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी। इसलिए जलीय जीव, जो मछली होती है, मेंढक होते हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, ये ठंडे पानी में रहना पसंद ज्यादा करते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जलीय जीव ठंडे पानी में ज्यादा सहज होते हैं गर्म पानी की अपेक्षा। तो ठंडे पानी में क्यों सहज होते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन अच्छे से घुली हुई होती है, जितनी भी घुलनी होती है, कम घुलती है लेकिन फिर भी रहती तो है। लेकिन पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो वो थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली है वो बाहर निकलने लगती है, तो जलीय जीवों को सहजता महसूस नहीं होती। तो ठंडे पानी में अपन को तो ठंड लगती है, ठंडे पानी में अपन सहज नहीं होते, लेकिन जलीय जीव होते हैं। क्यों होते हैं जलीय जीव ठंडे पानी में सहज, तो आपका आंसर होगा कि ठंडे पानी में जलीय जीव इसलिए सहज होते हैं क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अच्छे से होती है, यानी कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, जिससे जलीय जीवों को श्वसन क्रिया में कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होती, श्वसन क्रिया उनकी आसानी से होती है गर्म जल की अपेक्षा। तो इसका आंसर आप खुद से बना के नोट्स में लिख भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए मेरे दिमाग में अभी आ गया, तो मैंने आपको थोड़ा बताया है। तो अब देखो, तो अब हमने ये देखा कि अगर अशुद्धि घुली हुई है विलायक के अंदर, अगर अशुद्धि घुली हुई है तो विलेयता क्या हो जाती है। तो अशुद्धि अगर है, अगर अशुद्धि क्या है, यहाँ पे अगर अशुद्धि है, अशुद्धि है
तो विलेयता क्या होगी, विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, विलेयता क्या हो जाएगी, कम। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। अब अशुद्धियों के बाद अब अगला टॉपिक कौन सा आता है जो कि हम इसमें समझने वाले हैं, हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दाब। क्या आता है, दाब। तो उसको भी समझ लेंगे हम यहाँ पे। तो दाब को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी, इसको भी थोड़ा साइड में लगा देते हैं। दाब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे अशुद्धियों को समझने के लिए, इसमें विलेयता को समझने के लिए। दाब, दाब मतलब होता है प्रेशर। अब दाब से विलेयता क्या होती है, तो वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दाब से विलेयता कैसे इफेक्टेड हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे पानी है या कोई विलयन है, और इसके ऊपर कोई गैस है। जैसे यहाँ पे कोई गैस है और थोड़ी बहुत ये पानी के अंदर घुली भी है, लेकिन ज्यादा नहीं घुली। ये क्या है, गैस है। अब ये थोड़ी बहुत पानी के अंदर घुली है और ऊपर से कौन सा प्रेशर है, तो आप कहोगे जो वायु का प्रेशर होता है, जो सामान्यतः अभी भी चारों तरफ है, वो है 1 atm। 1 atm। 1 atm मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फियर। कितना होता है, 1 एटमॉस्फियर। तो ये प्रेशर इसमें है। अब क्या होगा कि अगर इससे प्रेशर बढ़ा दिया जाए, अब वो कैसे बढ़ाओगे, तो उसको देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो प्रेशर अपन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम एक पिस्टन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। ये देखो आप, ये हमने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पिस्टन है। अब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्रेशर पी। तो ये 1 atm से तो ज्यादा हो जाएगा। ये आप दिमाग लगाओ, 1 atm से कैसा होगा, ज्यादा, ये वाला पी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है 1 atm से ज्यादा है पी। इसको दबा रहे हैं तो क्या होगा, दबाने से एक चीज हो जाएगी कि अब ये पिस्टन यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएगा। गैस देखो डिसॉल्व हो गई कि नहीं, देखो। इसको और ऊपर खिसकाएंगे तो देखो ये पिस्टन और नीचे आ गया, ऊपर था पहले। ये गैस देखो और अंदर चली गई। अभी इसको और खिसका दे रहे, अभी देखो पिस्टन और, तो गैस अंदर ही चली गई, विलयन के अंदर चले गई कि नहीं चलेगी। इससे क्या है कि प्रेशर जितना बढ़ाओगे, गैस का जो द्रव्यमान है वो उसके अंदर उतना ही जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती, विलेयता भी क्या होती है, बढ़ जाती। दाब बढ़ाओगे, गैसों की द्रवों में विलेयता भी क्या हो रही है, बढ़ रही। दाब बढ़ा दिया तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी क्या हो रही है, बढ़ रही। तो ये है, असल में ये हेनरी का नियम है जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दाब, गैसों की द्रवों में विलेयता और दाब के मध्य एक संबंध व्यक्त कर किया था उन्होंने, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं, जिसे हेनरी का नियम बोलते हैं। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, बताओ। दाब बढ़ाने से क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर, विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो ये देखो। तो ये बिल्कुल सरल है कि किसी द्रव में दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है, और दाब घटा लें, जैसे दाब वापस घटा लें, जैसे अगर अपन पिस्टन को ऊपर ले जाएं, ये देखो पिस्टन ऊपर आ गया तो गैस ऊपर आ जाएगी। पिस्टन को ऊपर ले गए तो गैस कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। इसका उल्टा कर दो, अगर इसको अपन ऊपर ले जा रहे हैं ऐसे, तो क्या हो गया, पिस्टन नीचे आ गया, गैस देखो द्रव के अंदर आ गई।
आई है कि नहीं आई है। फिर पिस्टन को नीचे ले जा रहे हैं, देखो पिस्टन देखो दाब हो गया कम, गैस देखो ऊपर आ गई। फिर अपन ले जा रहे हैं तो देखो पिस्टन को जैसे मान लो अपन इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो रही है, गैस देखो और अंदर चली गई, और ऊपर ले जाओ देखो तो गैस और अंदर ही चली गई। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने चारों टॉपिक अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, और गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है वो भी हमने समझा कि संतृप्त विलयन बनाओ सबसे पहले, फिर 1 लीटर में देखो कितना घुल पाया है। संतृप्त विलयन सबसे पहले बनाओ, संतृप्त विलयन पहले बनाओ सबसे पहले, फिर देखो कि 1 लीटर में कितना हो। उससे मतलब नहीं है कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, 10 लीटर है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कितने भी लीटर हो, कितने भी लीटर हो, संतृप्त विलयन किसी भी पदार्थ का विलयन बनाओ, वो भी कौन सा, संतृप्त बनाओ। जब वो हो गया अच्छे से संतृप्त, पूरा तृप्त हो गया, फिर जाके देखो 1 लीटर में कितना घुला है। 1 लीटर में अगर 40 ग्राम घुला है तो उस पदार्थ की जो विलेयता होगी उस विलयन में 40 ग्राम। अगर 50 ग्राम घुला है तो होगी 50 ग्राम। ये रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे अब खत्म करते हैं, और गैसों की द्रवों में विलेयता नाम का टॉपिक भी खत्म करते हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वो वही है जो हमने समझी हुई है, तो आपको दिक्कत ज्यादा कुछ होने वाली नहीं है। पर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो तो थोड़ा बहुत तो याद रहता, करना ही पड़ता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है उनको याद करना पड़ता है। तो अब हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।